नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की 9 और साथ ही साथ उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन ये उपचुनाव है, ये आप ध्यान में जरूर रखें। क्योंकि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की हम 9 सीटों को लेकर बात करें, उनमें से 8 सीट ऐसी है जिनके विधायकों ने सांसदी का चुनाव लड़ा, जिसके बाद वो सीट रिक्त घोषित की। लेकिन सिर्फ महज एक सीट, जो कि कानपुर की सीसामऊ सीट है, जिस पर जो सिटिंग विधायक थे, यानी जो पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनको सजा मिलती है आगजनी के मामले में, जिसके बाद उनकी विधायकी की जो सदस्यता होती है वो रद्द कर दी जाती है। और यहीं से इस सीट को लेकर जो पूरा ताल मटोल होता है और जो रणनीति होती है, यहीं से शुरू होती है। हर एक सीट पर बारीकी से क्या समीकरण कहते हैं, क्या वहां के मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, त्रिकोणीय मुकाबला हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी हो, किस तरीके से इस सीट पर मिला जुला असर दिख रहा है, ये सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है। गौरव हमारे साथ मौजूद है, पंकज सर हैं, इनके अलावा मोहित भी है हमारे साथ, अरुण भी है और सौरभ सर भी है। और इन सभी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है 2027 के लिहाज से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण सभी पार्टियों के लिए। गौरव, सबसे पहले आपसे ये सवाल, अभी चूंकि वोटिंग की प्रक्रिया देखिए सुबह से ही शुरू हो चुकी है, मिला जुला असर भी लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कैसे आप समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस बाई इलेक्शन को, उपचुनाव को? आप जब शुरुआत से ही देखेंगे, सुबह से ही जो मतदाता है उनके अंदर एक उत्साह नजर आ रहा है उपचुनाव का। हालांकि उपचुनाव में इस प्रकार के मतदाताओं के अंदर उत्साह नजर आता नहीं है, बिल्कुल पहले भी हमने देखा है। लेकिन जिस प्रकार से मतदाता उत्साहित है और लगातार पोलिंग बूथ पे जाके वोट दे रहे हैं, आप देखे होंगे लगातार छिटपुट झड़प के साथ लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि लगातार जिस प्रकार से विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि बट और बूट के दम पर जो सत्ता पक्ष है वो हस्तक्षेप कर रहा है इस पूरे उपचुनाव को, तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा चुनाव है एक सवाल के घेरे में भी आ रहा है कि क्या सही तौर पे चुनाव हो भी रहा है। क्योंकि लगातार आपने अखिलेश यादव का ट्वीट भी देखा होगा, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो लगातार जो है कि विपक्ष एक प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहा है, लगातार सवाल भी कर रहा है और प्रशासन पर भी एक प्रकार से दबाव बनाते हुए दिख रहा है। हालांकि किसी प्रकार की अभी कुछ गड़बड़ियां सामने नहीं आई है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने किसी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी ऐसा करके बयान भी या फिर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐसा आया नहीं है। लेकिन देखना ये हुआ कि क्या शाम तक ही ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग होता है, क्योंकि मीरापुर में अभी झड़प हो गई, पथराव हो गया। सीसामऊ में भी जो समाजवादी पार्टी के समर्थक कुछ एक जगहों पर आरोप भी लगाए गए हैं, लगातार लगाया जाए। तो जिस प्रकार से पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, चाहे गढ़ने एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या ये सच में उस प्रकार की घटनाएं? क्योंकि अगर हम देख रहे थे कि फूलपुर में कुछ मुसलमान महिला वोटर वोट डालने पहुंची थी बुर्का में, तो वहां जो महिला वोटर उन्होंने कहा कि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है, हमारा कोई आईडी चेक नहीं हो रहा है। तो कुछ एक सीटों पर यहाँ मुस्लिम बाहुल्य सीट है, चाहे वो मीरापुर की बात करें, कुंदरकी की बात करें, सीसामऊ की बात करें, लगातार वहां की जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। तो वही जो सीसामऊ के भाजपा के प्रत्याशी है सुमित अवस्थी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम अयोध्या का बदला सीसामऊ हरा के लेंगे। तो लगातार जो चुनाव का दिन है, आज भी पूरा मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। मोहित, आप कैसे देखते हैं अभी तक की वोटिंग जो कि सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है? हालांकि कुछ एक जगहों पर छिटपुट घटनाएं हालांकि होती रहती है, लेकिन इन सब के अलावा प्रशासन की कार्यशैली को लेकर हो, उनकी यहाँ पर सतर्कता को लेकर हो, उनकी चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर हो, और वोटर के भी लिहाज से कि कौन कौन से मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं उनके जहन में? देखिए, सबसे पहले एक बार मैं दर्शकों को अपने वोटिंग प्रतिशत बता देता हूं अब तक का कि क्या कुछ है। सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो यहाँ पर लगभग 28% कुंदरकी में हुई है, 11 बजे तक का आंकड़ा है, और सबसे कम गाजियाबाद में 12% हुई है। तो ये एक चौंकाने वाली बात है कि भाई गाजियाबाद में कम क्यों हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो चर्चा महाराष्ट्र और झारखंड से ज्यादा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की हो रही है, क्योंकि सुबह से ही जिस तरीके से वीडियो आई, उन वीडियो के बाद समाजवादी पार्टी ने लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए, और उन ट्वीट्स पर जो माहौल बना सोशल मीडिया पर, उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट आता है कि चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, दोबारा लोग जाके वोट डालें। तो एक बात तो ये तय है कि अखिलेश यादव को सोशल मीडिया के थ्रू एक एज मिल गया है कि यहाँ पर उन्होंने उनका कहना ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चीजें तो आग की तरह फैलती है एकदम। बिल्कुल यहाँ पर, और बड़ी बात यह है कि जो चीख चिल्लाहट और जो मारपीट की भी कई जगह झड़प और ये सब देखने को मिली है। तो इसके बाद बड़ी बात यह है कि, और यहाँ पर अच्छा आप देखेंगे कि जहां अंबेडकर नगर की जो कुंदरकी सीट है, वहां पर उनके जो सांसद हैं लालजी वर्मा, जो कटेरी है अंबेडकर नगर की, अंबेडकर नगर की कटेरी जो सीट है, वहां पर लालजी वर्मा खुद पुलिस वालों से कह रहे थे कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। तो वहां पर
मौका की स्थिति इस कदर हो गई है कि उन्होंने कहा है कि बताइए आर्या पार की आपने लड़ाई जो है आर्या पार के हम हजार लोग हम इकट्ठा कर दें, तो ये पूरा समीकरण है और ये बिल्कुल एक 27 का सेमीफाइनल आप कह सकते हैं। बिल्कुल। और लिटमस टेस्ट कुंदरकी में भी सेम हाजी रिजवान को भी आपने ऐसे देखते हुए हाँ। था कि पुलिस से उनकी भी बहस होती नजर आई। उन्होंने कहा था कि हमें वोट देने से रोका जा रहा है। हालांकि लेकिन इन सब के बीच अगर ध्यान देने वाली चीज अगर कुछ है तो वो यही है कि कुल मिलाकर बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी वोटिंग को आगे अपने संपन्न की प्रक्रिया में लगाया जा रहा है। चलिए, हम सबने जान लिया कि आखिर कैसा माहौल है, किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन की भी कार्यशैली है। लेकिन पंकज सर, आप उन हॉट सीटों के बारे में बताइए, वो बीजेपी के लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण 7 की लड़ाई, क्योंकि कुछ एक ऐसी सीट है जो कि 3 दशक से पहले बीजेपी ने कभी अगर जीत हासिल की होगी तो की होगी, और समाजवादी पार्टी के लिए भी कुछ ऐसी सीट है जो कि बेहद बड़ी चुनौती बनी हुई है। आप उनका समीकरण समझाइए और कैसा वो प्रभाव माफ कीजिएगा उपचुनाव में पड़ेगा और आगे के लिहाज से भी कितना ज्यादा होगा महत्वपूर्ण। देखिए, सबसे हॉट सीट था जिसको कि बदलापुर भी हम बोल सकते हैं, और वहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है, तो उसके एक वो है। उसके बाद अब जितना भी सीट मिल्कीपुर से, मिल्कीपुर का थे, उसके बाद जितने भी सीट से 9 में से 9 दोनों के लिए अखिलेश यादव और इनकी दोनों के लिए प्रेस्टीज का सवाल है। और ये चुनाव 2027 का रास्ता साफ करेगा कि कौन सी पार्टियां जो है सो 2027 में किसकी स्थिति मजबूत रहेगी। इतना ही नहीं, ये जो उपचुनाव है बीजेपी के लिए इस मायने से भी ज्यादा ये है, जो इस लोकसभा चुनाव के बाद एक परसेप्शन सेट हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। तो वो जो है अखिलेश जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और बीजेपी ने वहां अपना समीक्षा किया जो क्यों हमारा प्रदर्शन इस तरह से रहा, तो उसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से सीएम योगी को इसका ये दिया गया, जो जिम्मा दिया गया, जो आप ही जो है तो इस चुनाव का उपचुनाव को आप देखिए, और इस उपचुनाव के जरिए बीजेपी चाहती है जो उसका जो खोया सम्मान और स्वाभिमान और उसका जो कॉन्फिडेंस था यूपी में डाउन हुआ है। लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर जो बड़ा झटका लगा है वो भी एक तरीके से उसको एक लेवल पे लाने की कोशिश की भरपाई है। और इस सबसे बड़ी बात मुझे जो ये लगता है चुनाव के बाद अगर माकूल प्रदर्शन अगर बीजेपी की राज्य में नहीं हो, सूबे में नहीं होती है, तो हमें सत्ता में भी कुछ मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल 2027 के लिहाज से देखना पड़ेगा। और ये जो अखिलेश यादव अगर ये होता है तो अखिलेश यादव का जो पीडीएफ फॉर्मूला है, उस पीडीएफ फॉर्मूला में जिस तरह से आपने देखा होगा जो बीजेपी जो 9 सीट है, 9 सीट पे जो अपने प्रत्याशी का ऐलान बीजेपी कब करती है, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से सब कुछ हो जाता है, नामांकन के आखिरी दिन से एक दिन पहले उसको वो करती है। तो जो अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला था, उस पीडीए के फॉर्मूला में हिंदुत्व के फॉर्मूले के साथ साथ पीडीए के फॉर्मूले में बीजेपी ने सेंध लगाने की कोशिश की। इसलिए आप देखते हैं जो बीजेपी जिस तरह से अखिलेश यादव ने टिकटों का बंटवारा किया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से टिकटों का बंटवारा होता है। 9 में से जो आप ये देखिए जो 7 सीट है तो पीडीएफ फॉर्मूले के तहत जाता है, और सिर्फ सवर्णों को 2 सीट पे दिया जाता है। जहाँ तक रही बात गाजियाबाद में वोटिंग की, तो गाजियाबाद में जो वोटिंग है जो शहरी इलाका है, शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज वैसे भी हम अमूमन जो अपने देश का एक ट्रेंड है, शहरी इलाकों में वोटिंग अमूमन कम देखने को मिलती है। लेकिन बीजेपी की यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है, बीजेपी का लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी ने का जो एक आकलन उत्तर प्रदेश से आया था, जो उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग जो बीजेपी के जो वोटर्स है वो घर से नहीं निकले थे, इसलिए पन्ना प्रमुख तक को इस बार और बिल्कुल यहाँ पर तो बीजेपी की ओर से बहुत अच्छी खासी यहाँ पर तैयारी भी की गई है, निकालने में ठीक नहीं हो पाया। बिल्कुल अरुण, चूंकि देखिए सीटों के लिहाज से, जातीय समीकरणों के लिहाज से, मतदाताओं के लिहाज से या फिर प्रत्याशियों के लिहाज से कोई कसर किसी भी पार्टी की ओर से नहीं छोड़ी गई है। और कुछ एक सीट तो ऐसी है, चाहे आप कटेरी को ही ले लीजिए, मझवा सीट को ही ले लीजिए, कुछ ऐसी सीट जो कि समाजवादी पार्टी के लिहाज से एक लंबे समय से उनका खाता नहीं खुला, या फिर बीजेपी के लिहाज से कि कभी सालों पहले बीजेपी ने कभी जीत हासिल की होगी और उसके बाद वो सूखा अभी तक बरकरार है। क्या लगता है ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट दोनों ही पार्टियों के लिहाज से और चाहे जितने भी प्रत्याशी इस मैदान में हैं उनके लिहाज से होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा जिस तरह से प्रोफेसर ने जिक्र किया कि इस तरह से जातीय समीकरणों को साधा गया बीजेपी की तरफ से भी और सपा की तरफ से भी, चाहे वो पीडीए का फॉर्मूला हो या फिर बीजेपी की जो मैनेजमेंट है उसका हमें उदाहरण देखने को मिला। ओबीसी पर दांव खेला, जिस तरह से आपने सीटों का जिक्र किया, कुछ सीटें ऐसी है जहां बीजेपी बिल्कुल सेंधमारी करना चाहेगी सपा के गढ़ में, खासतौर पर
सीसामऊ की बात करूं या करहल की बात करूं, खासतौर पर फैमिली स्ट्रॉन्ग होल्ड है सपा का। कुंदर की सीट को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ इकलौते वो प्रत्याशी हैं जो कि ठाकुर हैं और एक तरीके से वो हिंदू हैं, क्योंकि बाकी सब मुस्लिम प्रत्याशी वहाँ पर। देखिए मुस्लिम वहाँ पर वोटों में बिखराव नजर आया क्योंकि कि अगर आप ओवैसी देखेंगे ओवैसी ने भी तुर्क समाज से उतार दिया है, समाजवादी पार्टी से भी। तो बट तो सकता है वोट। देखिए जो वहाँ तुर्क वोटर है वो बिखराव की स्थिति में नजर आ गए हैं। जिस सीट पर समाजवादी पार्टी एज में थी आज से 4-5 दिन पहले तक, उसके बाद असमंजस की स्थिति बीजेपी ने आखिरी पैदा समय में कर जिस दी है। प्रकार से असुद्दीन ओवैसी के वहाँ प्रचार करते हैं, उस पर माहौल पूरा शिफ्ट होता नजर आया। ये अब वो जो एक बिल्कुल तरफा टेंशन की मुकाबला बात, था वो कहीं ना कहीं चौतरफा मुकाबला होता नजर आ रहा है। और ये टैक्टिक्स बिल्कुल बिल्कुल हम देखे पोलिंग से बिल्कुल पहले, वोटिंग से बिल्कुल पहले ये हमने देखा किस तरह से समीकरणों में बदलाव हुआ। ओवैसी आते हैं, रैलियां होती हैं और बिल्कुल लास्ट मिनट पे एंट्री होती है। बिल्कुल और सपा के लिए देखिए बिल्कुल फिलिस्तीन टेंशन की की बात भी एंट्री हो ओवैसी ने और उन्होंने जिक्र किया वो तो संसद जब से पहुंचे हो तब से फिलिस्तीन का नारा लगा दें। देखिए मुसलमानों को आह्वान किया। अब देखिए अब सवाल ये है कि क्या सपा के वोट जो एक पीडीए का वोट बैंक है उसमें मुस्लिम एक बहुत बड़ा वोट बैंक और है सपा वोटर के है, लिए। बिल्कुल। क्या वो कट कर ओवैसी के पास चला जाएगा, ये सवाल है बिल्कुल। और अगर हम बात करें करहल की, देखिए आपने यादव वर्सेस यादव का वहां समीकरण बना दिया है। अखिलेश बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके जो फैमिली स्ट्रॉन्ग है वहां पर बीजेपी जीत जाए। देखिए अगर वहां पर बीजेपी जीत जाती है तो जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं ये सेमीफाइनल है, तो फाइनल बिल्कुल आप अपना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड अगर बचा नहीं पाते हैं बीजेपी वहां से जीते या फिर समाजवादी पार्टी जीते, लेकिन इतना तो तय कर दिया जो परिवार में है बीजेपी ने झगड़ा तो जरूर लगवा दिया। बिल्कुल, वो तो काफी करीबी रिश्ता हो गया, वो तो बहुत ही ज्यादा। अरे इससे पहले तो अपर्णा यादव छोड़ के चली गई। नहीं, आप एक शिवपाल चीज और भी यादव ध्यान बहुत कीजिए कि दिनों तक भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो ये चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए कि लेकिन बीजेपी को ये भी पता है ना कि किसको किस समय पे किस तरीके से हमें अपने इस्तेमाल के लिए लाना। राजनीति है, राजनीति होती है। ये कुछ अवसरवादी लोग होते हैं हर पार्टियों में होते हैं। Opportunistic। इन 9 सीटों में से उन्हीं 4 सीटों से शिकायत आ रही जहां पे सपा को मजबूत माना जा रहा था, जहां ये कहा जा रहा था कि सपा ये सीट निकाल लेगी। लेकिन उस सीट पर लगातार सपा उम्मीदवार की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि यहाँ पे पुलिस वाले वोट डालने नहीं दिए जा रहे हैं, अभी कोई सी दिक्कत जाती है। कहीं ना कहीं ये संकेत दिया जा रहा है, ये साफ संकेत समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सपा को जो लगता था कि वहाँ पर मजबूत स्थिति में वहाँ पे डावाडोल है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा कहीं पर भी कि कहीं पे कोई हमें पुलिस रोक रही है या कुछ ऐसा बवाल हो रहा है। लेकिन लगातार सपा उम्मीदवार की तरफ से, सपा प्रमुख की तरफ से। लेकिन एक सवाल और है, इसमें ये आप कल ही आप इसकी वाणी हमें कल ही देखने को मिली थी जब उन्होंने बुर्का का जिक्र किया। अब देखिए जो बुर्का का अखिलेश यादव, मुझे लगता है अखिलेश यादव थोड़े से बैकफुट पर आ गए। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ अभी तक कोई इसका असर देखने को मिला है। एक चीज समझ नहीं आ- सपा के पास में थी करहल की सीट, सपा वाली वो तो पारिवारिक सीट ही है उनकी। अब इन सीटों पर क्या होगा कि इन सीटों से शिकायतें आनी शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं हिंसा हो रहा है, मेरा अपना बवाल लेकिन हो एक सवाल मेरा इन सीटों को लेकर ये है, मैं चाहूंगी आप उसके बाद आप भी इस चीज पे थोड़ा लगे कि रामपुर मॉडल को लेकर जिक्र किया जा रहा है कि रामपुर मॉडल को बीजेपी ने फॉलो किया है सीसामऊ पे, कटेरी पे, कुंदरकी पे और करहल पे। यानी जो वोट बैंक है समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर्स है वहां पे उन वोटरों उनको प्रत्याशी को ना उतार के, बल्कि चूंकि ओपोनेंट्स की ओर से वहां प्रत्याशी वो उतारे गए हैं, एक ऐसा नया चेहरा या आप जाति के लिहाज से कह लीजिए, समीकरण के लिहाज से कर लीजिए, उनको उतार के वोट डिवाइड करने का काम किया गया है। देखिए अगर आप बीजेपी की राजनीति को समझेंगी तो चाहे अगर हम दूसरे राज्यों का भी अगर ले लें, आप अभी हाल में हरियाणा का चुनाव बीता है, आपने देखा कि जो जातियां जिस राज्य में या जिस विधानसभा क्षेत्र में डोमिनेट करती हैं, बीजेपी उसकी तरफ दाव खींचती है। आपने देखा होगा हरियाणा में भी जाट बाहुल्य पूरा राज्य है, लेकिन वहां बीजेपी हमेशा ओबीसी में जाती है, खत्री में जाती है। तो ये बीजेपी की राजनीति का एक स्टाइल रहा है। इस बार भी अगर हम बात करें ओबीसी वाले देखिए इस पूरे आपने जिन सीटों का नाम दिया उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है कटहरी। 1991 के बाद बीजेपी का कमल नहीं खिला है, मोदी लहर योगी लहर के बावजूद भी, क्योंकि वहां लगातार जो जाति का समीकरण रहा है, एक लालजी वर्मा पर जो वहां स्थानीय राजनीति में पकड़ रही है, अपनी होल्ड रही है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लालजी वर्मा वहां मजबूत चेहरा रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हो, चाहे वो बीते दिनों की बात हो चाहे अब की बात हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जब टिकटों का ऐलान किया गया तो शोभावती वर्मा को जब टिकट मिला तो समाजवादी पार्टी का जो स्थानीय कार्य था उसके अंदर एक प्रकार से निराशाजनक की स्थिति थी, क्योंकि उनके वहां जो स्थानीय कार्यकर्ता उनको ऐसा लगता था कि लालजी वर्मा जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं तब से समाजवादी पार्टी अम्बेडकर नगर का मतलब ही लालजी वर्मा का परिवार हो गया है। जो भी निर्णय होते हैं, जो भी निर्देश होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो लालजी वर्मा के परिवार से, लालजी वर्मा के थ्रू जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता है वो अपने आप को अब ऐसा महसूस कर रहे हैं, अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कमोबेश वो बिगड़ती नजर आ रही है। एक परिवार की पार्टी हर इलाके में जहाँ पे जिसका नाम बन रहा है वो परिवार पार्टी, जैसे कुंदर की सीट है वहाँ पे बर्क की सीट मानी जाती है, शफीकुर रहमान बर्क के परिवार व प्रभावशाली है। सुमिता को बर्क से सीट दिया गया जिसका नाम काटा इसीलिए गया था क्योंकि जियाउर रहमान बर्क लड़ रहे थे, बिल्कुल उनको टिकट नहीं दिया गया था।
अब चूंकि जयराम मुबारक संसद में पहुंच गए तो उनको टिकट दे दिया अखिलेश गया। यादव ने तो चुनाव रैली में बताया था इस चीज को, संबोधन करते हुए कहा कि हमसे तो सभी को यही रहमान तक चीज लिखा है कि कि कहीं कुत्ते ना को कहीं हमारे सपा पहुंचा। ये पीछे सहानुभूति वाला वो कार्ड उन्होंने अपना चल दिया था। बैकफुट पे आई, अखिलेश यादव बैकफुट पे आए, उनको जहाँ पे सियोरिटी लग रही थी कि ये सीटें कंफर्म सपा के साथ आ रही हैं, उनको वहाँ पे थोड़ा संदेह होने लगा। आप ओबीसी के एंट्री से जो समीकरण है, ओबीसी एंट्री के जो पीडीए का फॉर्मूला है, पीडीए वाले में ओबीसी की एंट्री के बाद जो समीकरण बन रहा है, आप ये देखिए, जो जैसे हम लोग आकलन कर रहे थे, जो इस तरह से जो सीटों का है, जो टू साइडेड ही चुनाव हो रहा है, दो पक्षीय चुनाव है, लेकिन अब जो ओबीसी के एंट्री के बाद ये चुनाव जो पूरी तरह से खुल गया है और ये एक फ्रंट है, ये 4 फ्रंट इसके खुल गए हैं। तो अब इसमें जो अपर एज है, जो कहना बड़ा मुश्किल है, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, जो ट्रेंड हमें यहाँ से दिख रहा है, गाजियाबाद से दिख रहा है, जो अगर वोटर नहीं निकलते हैं तो फिर, और बिल्कुल ये लोकसभा में भी हमें देखने को मिला था किस तरह से अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक करारी हार हम कह सकते हैं। देखिए आधी सीटों पर उन्होंने समेट दिया था बीजेपी को, और इस फिलहाल जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिस तरह से सौरभ ने अभी जिक्र किया कि पिछले कुछ दिनों से सपा बैकफुट पर है, हमने यही ट्रेंड जो है लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान में बीजेपी की लहर मानी जा रही थी। एक तरह से 400 पार का नारा जो है पूरे देश भर में दिया जा रहा था और यूपी उसमें बिल्कुल स्तंभ होता, लेकिन जिस तरह से पीडीए के फॉर्मूले ने अचानक से जो है झटका दिया बीजेपी को, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बार मैनेजमेंट मुझे लगता है लेकिन भीतरघात का आरोप भी वहां पर उस समय लगा था। देखिए जिस प्रकार से लगातार चर्चाएं हो रही है कि 27 का सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है, देखिए इसमें चुनौती अखिलेश यादव से ज्यादा चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए है, केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। चुनौती इसलिए है क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव में जब बड़ी हार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, उसके बाद सरकार बनाम संगठन का जो एक रार शुरू हो गया था, इसके बाद इनको दिल्ली तलब मुद्दे को अखिलेश यादव ने इस चुनाव में भी उठाया है। वो अक्सर इस मुद्दे को हमेशा उठाते रहते। प्रदेश अध्यक्ष का भी अगर चुनाव के बारे में बात की जाती कि पार्टी किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, जब भूपेन्द्र चौधरी बने थे उस समय भी अखिलेश यादव का निशाना हमेशा केशव प्रसाद मौर्य ही होते हैं। वो उनको साधते हुए पूरे यूपी और दिल्ली तक की बात कर देते हैं। जब इनको दिल्ली बुलाया गया उसके बाद इस पूरे उपचुनाव की बागडोर सीएम योगी आदित्यनाथ को दे दी गई। देखिए कहीं ना कहीं आज सीएम योगी के लिए अपने आप को एक प्रकार से वो भी करना है कि हम इस प्रकार से हम नेतृत्व करने के दिखाई दे रहे हैं, नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को प्रमोट भी करना है। और दूसरी तरफ जो आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद अभी तक का अगर आप देखें तो कई ऐसे मौके रहे हैं जहां सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य दोनों की जो पार्टी के अगर लाइन पे बात करें तो दोनों का अलग अलग रहा है। अगर हम उसकी बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उस दुखती रग को जानते हैं, इसीलिए वो लगातार जो आप जिक्र कर रही थी केशव प्रसाद मौर्य, वो लगातार इसीलिए छेड़ते रहते हैं केशव प्रसाद मौर्य को, ताकि वो चीजें एक तरह से बगलाते हुए नहीं, और भी चीजें निकले और भी चीजें खुल के सामने आए, ताकि एक बगावत है। अभी देखिए दोनों मुख्यमंत्री हैं वो उस प्रकार से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस पर उनको जितनी सीटों की जिम्मेदारी मिली है वो सीट पर भी उतना समय देखिए वो कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन ये जो एक खामी तो कहीं ना कहीं डेंट था, ये अखिलेश यादव ने पूरा एक्सप्लॉइट किया उपचुनाव। ये पूरा चुनाव सरकार बनाम सरकार भी नजर आ रहा है। और बिल्कुल, चूंकि देखिए और सबसे ज्यादा भूमिका यही है कि एक तरफ अखिलेश यादव है और एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। दोनों ही पार्टियों की देखते हैं जो अखिलेश यादव का जो इस तरह से रुख है, इंजन टकराने वाली जो बात। देखिए मुझे लगता है ये जो पूरी राजनीति है इसकी ये अखिलेश जो योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश जानते हैं कि उनका फायदा तभी तक है, उनको फायदा सबसे ज्यादा अगले चुनाव में तब होगा जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अखिलेश यादव लगातार योगी पर हमलावर इसीलिए होते हैं कि इनको हटा दिया जाएगा कि जिससे कि उन्हें हटाया ना जाए। और यहाँ पर अगर समीकरणों को देखें तो जो जिस पीडीए को लेकर अगर अखिलेश यादव चल रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पर मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा तो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर अखिलेश कहते जरूर हैं कि मुख्यमंत्री को हटा देंगे, लेकिन वो चाहते नहीं है योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। बिल्कुल, तो देखिए ये चर्चाएं लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं, लेकिन ये भी एक अपने आप में बहुत ज्यादा दिलचस्प है कि ये जो 9 सीटों का चुनाव है वो किस पार्टी के लिहाज से कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से इसे सीधे तौर पर सेमीफाइनल के तौर पर इसे जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।